हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जानने के लिए हमें देखना होगा आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स, abridges or contravenes any provision of the part 3 of the constitution, any provision of the fundamental rights of the constitution। स्टेट तुम कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते जिसके वजह से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो, जिसके वजह से कोई भी प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स टच हो रहा हो, अब्रिज हो रहा हो, कॉन्ट्रवीन हो रहा हो। तुम कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल कम इनटू पिक्चर एंड दे हैव द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड। दे हैव द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ एज अल्ट्रा वायस, टू स्ट्रक डाउन दैट लॉ। ये पावर मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या, अगर स्टेट ने कोई भी ऐसा लॉ पास किया दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। तो स्टेट अगर कोई भी ऐसा लॉ पास किया दैट इज वायलेटिंग, अब्रिजिंग और कॉन्ट्रवेनिंग एनी प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, टू डिक्लेयर दैट लॉ एज इनवैलिड। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये टर्म जुडिशियल रिव्यू यूज नहीं किया गया आर्टिकल 13 में, ये एक इम्प्लाइड राइट है, यानी कि देख के ही पता चल रहा है कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिली हुई है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 कह रहा है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, आपको पता है कि स्टेट को डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, क्या है स्टेट? State includes the government of India and Parliament of India, government and legislature of each of these states, any other local authority within India or outside India but within the control of the government of India। तो स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट एक स्टेट है? हाँ। प्राइम मिनिस्टर स्टेट है? हाँ। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्टेट है? हाँ। राज्यसभा स्टेट है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ दी स्टेट्स, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर स्टेट है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट है, एनी अदर लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी स्टेट है, पंचायत स्टेट है। तो कोई भी ऐसा लॉ स्टेट पास नहीं कर सकता जो फंडामेंटल राइट सिटीजन से छीन रहा हो। ठीक, क्या मैं एक स्टेट हूँ? नहीं, मैं स्टेट नहीं हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ। ठीक है, तो ये स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। सो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब ये लॉ का डेफिनेशन क्या है, ये भी दिया गया है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में लॉ को भी डिफाइन किया गया है। देखो लॉ क्या है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 कहता है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, एनी ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, दैट मीन्स स्टेट बाय एनी ऑर्डर, बाय एनी रेगुलेशन, बाय एनी रूल, बाय पासिंग एनी ऑर्डिनेंस, बाय पासिंग एनी ऑर्डिनरी लॉ, किसी भी तरीके से स्टेट कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट, स्टेट कैन नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्टेट ने ऐसा करने की कोशिश की देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो एग्जीक्यूटिव तुम कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते, तुम कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते, तुम कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते जिसके वजह से सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स उनसे छीना जाए। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तुम कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते विच इज़ अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुमने करने की ऐसी कोशिश की देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स Supreme Court and High Court has the power to declare that law, to declare that ordinance, to declare that rules, regulation, bylaws, notification as null and void। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा जुडिशियल रिव्यू। अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन उससे पहले जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये डेफिनेशन आप दे सकते हो जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी द्वारा दी गई है। देखो किस तरीके से डिफाइन किया गया है जुडिशियल रिव्यू को एज पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी।
Black's Law Dictionary defines judicial review as a court's power to review the actions of other branches or levels of the government, especially the court's power to invalidate legislative and executive actions as being unconstitutional. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस दैट गिव्स जुडिशरी द पावर टू रिव्यू द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. Judicial review power of the courts of a country to examine the actions of legislative, executive and administrative arms of the government and to determine whether such actions are inconsistent with the constitution. Action judged inconsistent, अगर कोई भी action inconsistent हुआ, are declared unconstitutional and therefore null and void. तो ये डेफिनेशन आप जुडिशियल रिव्यू का यूज़ कर सकते हो. अब हम लोग करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में. तो ये जो टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था बाय आर्थर शेल्सिंगर इन हिज आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट 1947. अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? देखो, आपको पता है 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज. लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है एट द लेवल ऑफ द यूनियन? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा. एट द लेवल ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. इनका काम है लॉज बनाने का. इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम, लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है. एग्जीक्यूटिव कौन है एट द लेवल ऑफ द यूनियन? प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव है, कैग एक एग्जीक्यूटिव है, सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव है. एट द लेवल ऑफ द स्टेट, गवर्नर एग्जीक्यूटिव है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव है. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज. और जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. मतलब कि हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम है. देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर. अब सिर्फ बोल देने से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 में दिया हुआ है. आर्टिकल 50 में दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ये आर्टिकल 50, ये सेपरेशन ऑफ पावर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सेपरेशन ऑफ पावर को, आर्टिकल 50 को डिक्लेयर किया एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि पार्लियामेंट बाय यूजिंग आर्टिकल 368, पार्लियामेंट बाय यूजिंग इट्स अमेंडिंग पावर कैन नॉट इवन टच आर्टिकल 50. अगर पार्लियामेंट चाहे कि वो आर्टिकल 368 को यूज़ करके, अपनी अमेंडिंग पावर को यूज़ करके आर्टिकल 50 को अमेंड कर दे, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती. पार्लियामेंट आर्टिकल 50 को टच भी नहीं कर सकती, अमेंड भी नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 50 को डिक्लेयर किया एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म, मैंने आपको बताया कि 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम है. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि लेजिस्लेटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रही है. लेजिस्लेटिव का काम है लॉज को बनाना. हो सकता है लेजिस्लेटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रही है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर रही है जो शायद सही नहीं है, या अपना काम वो ठीक से नहीं कर रही है. तो उस केस में जुडिशरी हैज़ टू कम इनटू पिक्चर. जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस देना, न्याय दिलाना. आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस टू इट्स पीपल. मतलब कि जब बात आती है न्याय की, जब बात आती है जस्टिस की, तब ये नहीं देखा जाएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो बैलेंस है मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो नहीं देखा जाएगा. तब सिर्फ ये देखा जाएगा कि न्याय मिले लोगों को. इसीलिए ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसका मतलब होता है, वैसे तो आपको दिख रहा है देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पर ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये यूएसए में है. यूएसए में देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. मतलब कि एग्जीक्यूटिव, तुम्हारा काम है लॉज को इंप्लीमेंट करने का, तुम सिर्फ और सिर्फ लॉज को इंप्लीमेंट करोगे, तुम लेजिस्लेटिव के टेरिटरी में घुसने की कोशिश नहीं करोगे. जुडिशरी, तुम्हारा काम है लॉज को इंटरप्रेट करने का, तुम सिर्फ और सिर्फ लॉज को इंटरप्रेट करोगे, तुम लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुसने की कोशिश नहीं करोगे. मतलब कि यूएसए में देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है. ऐसे कोई एकदम लकीर नहीं खींच दी गई है कि भाई एग्जीक्यूटिव तुम्हारा काम है लॉज इंप्लीमेंट करने का, तो तुम सिर्फ और सिर्फ लॉज ही इंप्लीमेंट करोगे. जुडिशरी, तुम्हारा काम है लॉज इंटरप्रेट करने का, तो तुम सिर्फ लॉज इंटरप्रेट करोगे. नहीं, इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जैसे कि यूएसए में है. मतलब कि थोड़ा थोड़ा ये अलाउड है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुस जाए या लेजिस्लेटिव के डोमेन में घुस जाए. ये थोड़ा अलाउड है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो अलाउड है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 142 में तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस टू इट्स पीपल. ठीक है, तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जड़ है, ये है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन.
देखो 1979 से पहले इंडिया में आप कोर्ट तभी जा सकते थे जब आपका खुद का कोई केस हो, जब आप खुद इफेक्ट हो रहे हो। ऑब्वियसली आप किसी और का केस लेके कोर्ट क्यों जाओगे, लेकिन अब ऐसा इंडिया में नहीं है। अब अगर आपके आसपास आपको कुछ भी अत्याचार होते हुए दिख रहा है, मान लो कोई चाइल्ड मैरिज है आपको होते हुए दिख रहा है, या कोई वुमेन है जो सेक्सुअल हैरासमेंट फेस कर रही है, या आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, या आप देख रहे हो कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, मतलब आसपास अगर आपको कुछ भी गलत होते हुए दिख रहा है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फाइल अ PIL एज अ कंसर्न सिटीजन। आप उस केस से इफेक्ट नहीं हो रहे हो, बट यू एज अ कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ PIL। ये मतलब नहीं है कि आपको उस केस से लेना देना है कि नहीं, भले ही आपको उस केस से लेना देना नहीं है, बट यू एज अ कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड फाइल अ PIL। अब ये 1979 से पहले नहीं था इंडिया में, तो फिर 1979 में ऐसा क्या हुआ? 1979 में एक केस हुआ, उस केस का नाम है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एक लॉयर थी कपिला हिंगोरानी, एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उन्होंने देखा इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, उसमें था कि बिहार जेल में बहुत ऐसे अंडर ट्रायल्स हैं जो सालों साल से जेल के अंदर बंद है। अंडर ट्रायल्स मीन्स उनके खिलाफ अभी केस चल रहा है, कोर्ट ने अभी सज़ा नहीं सुनाई है, लेकिन क्योंकि अभी केस चल रहा है तो वो जेल के अंदर है, सज़ा काट रहे हैं। अब जैसे ही कपिला हिंगोरानी को पता चला, मान लो कोई चोरी के केस में जेल के अंदर है तो 1 साल की सज़ा होने वाली थी, तो वो 6-7 साल से जेल के अंदर है। क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके खिलाफ अभी केस चल रहा है। अब ये तो गलत है, ठीक है। तो कपिला हिंगोरानी ने क्या किया? कपिला हिंगोरानी ने फाइल किया PIL इन दी सुप्रीम कोर्ट, और जज थे जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती, ठीक है। और उन्होंने कपिला हिंगोरानी से ये नहीं पूछा व्हाट इज़ योर लोकस स्टैंड है, आप उस अंडर ट्रायल से कैसे रिलेटेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया द रिलीज ऑफ दोज अंडर ट्रायल्स फ्रॉम द बिहार जेल। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भले ही फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं है, बट जब हम आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हैं तो राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट्स। स्पीडी जस्टिस, टाइमली जस्टिस मिलना भी बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया, और फिर वो बिहार जेल के जो अंडर ट्रायल्स थे उनको रिलीज़ किया गया, ठीक है। चलो, और एक केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो इस केस में क्या हुआ था, एक लेडी थी भवरी देवी एंड शी वाज सोशल वर्कर इन राजस्थान। तो वो अपना काम कर रही थी, तो उनको पता चला कि राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे बहुत चाइल्ड मैरिज हो रहा था। तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। तो अब अपोज किया तो वहाँ के अपर कास्ट लोगों को पसंद नहीं आया कि ये लोअर कास्ट वाली ये कौन होती है हमें बताने वाली, क्या करना है क्या नहीं। तो शी वॉज गैंग रेव्ड बाई 5 men फॉर अपोजिंग चाइल्ड मैरिज। तो एक NGO था विशाखा मतलब एक NGO था वो, ठीक है। तो NGO ने क्या किया, एक PIL फाइल किया इन दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या आपके पास कोई ऐसा लॉ है टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। क्योंकि भवरी देवी तो अपना काम कर रही थी, काम करने के दौरान उनका गैंग रेप हुआ, तो क्या जब कोई वुमेन काम कर रही है और उस दौरान उसको अगर सेक्सुअल हैरासमेंट फेस करना पड़ा, तो क्या उसके लिए आपके पास कोई लॉ है? क्या पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है विच विल प्रिवेंट सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया विशाखा गाइडलाइंस। ये जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट नहीं बना देता तब तक दिस गाइडलाइंस विल वर्क टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। मतलब ये गाइडलाइंस विल एक्ट एज अ लॉ। मतलब ये काम किसका था? ये काम तो पार्लियामेंट का था, टू पास अ लॉ, टू मेक अ लॉ। लेकिन पार्लियामेंट अपना काम, स्टेट लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू कम इनटू पिक्चर एंड पास अ लॉ विच विल प्रिवेंट सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू किया। ये गाइडलाइंस में बताया गया, ये एक लॉ की तरह ही था कि किस तरीके से सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को रोका जाएगा, ठीक है। देखो, तो इसमें क्या हुआ, इंडियन सुप्रीम कोर्ट केस वेयर वेरियस वुमेन ग्रुप लेड बाय नैना कपूर एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइल्ड अ PIL अगेंस्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान, और द पिटिशन वॉज फाइल्ड आफ्टर भवरी देवी, a social worker in Rajasthan, was brutally gang raped for stopping a चाइल्ड मैरिज।
तो क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं था, मतलब सुप्रीम कोर्ट अब काम किसका किया, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम किया, वो लॉ पास किया, ये काम उसका नहीं था। बट इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव वैक्यूम, जब लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, देन सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस हैड टू पास अ लॉ। इसी को तो बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, देन सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू पास अ लॉ और हैज़ टू पास एन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस टू द पीपल। ठीक है, ये केस हम लोग को पता चला। और एक केस है जिसमें आपको जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, जैसे कि एक केस है केसवानंदा भारती केस 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूजिंग आर्टिकल 368, पार्लियामेंट तुम कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट टच द एसेंस। जिस आइडिया पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे मेकर्स ने बनाया, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया। हमारे फाउंडिंग फादर्स का एक आइडिया था ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी होगा, हमारा जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री होगा। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया को तुम टच नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर को, जिस फाउंडेशन पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उसको तुम टच नहीं कर सकते। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन दी केसवानंदा भारती केस। मतलब फिर से सुप्रीम कोर्ट इज बिहेविंग एज अ एक्टिविस्ट। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म ही तो प्रैक्टिस कर रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हो इन केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया, द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म वाज कॉइन्ड बाय हिस्टोरियन आर्थर शेलसिंगर इन 1947। द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया वाज लेट डाउन बाय जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर। जो मैंने आपको केस बताया हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उस केस के जज कौन थे? जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और जस्टिस पी.एन. भगवती। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया, द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया वाज लेट डाउन बाय जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस पी.एन. भगवती। और क्या कहा गया है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में? देखो, जजेस लाइक जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, चिन्नप्पा रेड्डी supported judicial activism and issued numerous decisions addressing people's fundamental rights. It is frequently claimed that development of public interest litigation and ensuring liberalization of locus standi rule are the roots of judicial activism. जैसे मैंने आपको बताया कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जड़ क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। अब इंडिया में लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, तो भले ही आपको वो केस अफेक्ट नहीं कर रहा है, स्टिल यू कैन फाइल अ केस इन दी सुप्रीम कोर्ट, यू कैन फाइल अ पीआईएल इन दी सुप्रीम कोर्ट। वही कहा गया है, लिबरलाइजेशन ऑफ लोकस स्टैंडाई आर दी रूट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। पीआईएल इज द रूट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। अब PIL was conceived with the noble goal of empowering the oppressed, poor and needy by ensuring justice for them by relaxing the rigor of locus standi. तो ये हम लोगों ने देखा जुडिशियल एक्टिविज्म। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जुडिशियल ओवररीच के बारे में। देखो, ये तो मैंने आपको बताया जब थोड़ा थोड़ा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुसने की कोशिश कर रहा है, या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के डोमेन में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो तो क्या होता है? ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये डिस्टर्ब होता है, ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये डिस्टर्ब होता है। तो जब हद से ज़्यादा जुडिशरी इंटरफेयर करेगा इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। तो जुडिशियल ओवररीच के भी कुछ क्लासिक एग्जांपल्स है जो मैं आपको बताती हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म का मैंने आपको बताया, अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल ओवररीच। देखो जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। इन सिंपल टर्म्स, इट इज़ व्हेन द जुडिशरी स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। जुडिशियल ओवररीच इज अनडिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी एज इट ब्रीचेस द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस भी ठीक नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट जुडिशियल ओवररीच का। देखो, एक मूवी आया था जॉली LLB 2, उसमें आपको पता है कि एक पिटिशन फाइल किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में कि ये जो मूवी है ये लीगल प्रोफेशन का मजाक उड़ा रही है।
तो ये जैसे ही पिटिशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट किया, वो कमेटी का नाम है लोधा कमेटी। तो लोधा कमेटी ने उस मूवी को पूरा देखा और उसमें से कुछ रिकमेंडेशन दिया कि हाँ ये सीन जो है वो लीगल प्रोफेशन का मजाक उड़ा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो भी सीन्स थे 4 सीन्स को उस मूवी से कट कर दिया। अब तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का टू सेंसर मूवीज। वो डिसाइड करेगी कि कौन सा सीन मूवी से कट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रही है? क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवररीच। और क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने लिकर बैन किया था, एल्कोहल बैन किया था कि नेशनल हाईवे में 500 मीटर के दायरे में लिकर नहीं बेचा जाएगा। देखो, इन दी सुप्रीम कोर्ट ruling on a PIL which was about road safety has banned the sale of liquor in retail outlets, in hotels, restaurant, bars that are within 500 meter of any national or state highway। तो ये काम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जो दारू है, अल्कोहल है, वो नहीं बेचा जाएगा 500 मीटर अलोंग द नेशनल हाईवे, तो ये काम तो एग्जीक्यूटिव का है। ये काम सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये काम रोड सेफ्टी कर रहे हैं क्योंकि एक्सीडेंट बढ़ रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो एग्जीक्यूटिव का है। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ये काम आपका नहीं है। आपके वजह से, आपके ये लिकर बैन के वजह से एक तो रेस्टोरेंट वगैरह का रेटिंग कम हो गया, फिर बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जुडिशियल ओवररीच का। जब हद से ज़्यादा जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है तो वो भी सही नहीं होता है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है? कैंसलेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेज इन 2G केसेस। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो वाइल एक्सप्लेनिंग अबाउट जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, so that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye.